हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल की साथ 2 वीडियो आपको मिल चुकी होगी। आज हम तीसरी वीडियो देखते हैं। मौर्योत्तर काल में आपको बताया गया था कि भारत का इतिहास 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है विदेशी राजवंश, दूसरा होता है देशी राजवंश। विदेशी राजवंश में हम सब हिंद यवन, शक और कुषाण पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है उसमें पार्थियाई, या जिनको हम कहते हैं पहलव। देशी राजवंशों में आपको पता ही है कि शुंग पढ़ना है, कर्ण वंश, सातवाहन, वाकाटक और चेदी वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब हेडिंग लगा लीजिएगा, पार्थियाई या पहलव वंश। पार्थियाई या पहलव वंश इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था मिथ्रेडेट्स। संस्थापक मिथ्रेडेट्स था। जबकि इस वंश का जो फेमस शासक हुआ या प्रसिद्ध शासक उसका नाम था गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज के विषय में जानकारी तख्ते बही अभिलेख से मिलती है। अभिलेख से मिलती है। गोंडोफर्नीज का जो शासन काल था वो था 20 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी तक। 20 सालों का, प्रथम शताब्दी ईस्वी में उसका शासनकाल था। गोंडोफर्नीज के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है, जहां से सवाल बनता है, वो ये है कि इसी के शासनकाल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में ईसाई पादरी, जिनका नाम था सेंट थॉमस, वह भारत आया था। और वह ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए दक्षिण भारत गया। और दक्षिण भारत में आज जो स्थान है तमिलनाडु का, वहां पर, यही तमिलनाडु में सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई थी। अब आपको या आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से इतनी चीजें आप सिर्फ पार्थियाई या पहलवों के विषय में जानिए। यदा कदा एक आध सवाल पूछे गए हैं। इस गोंडोफर्नीज के विषय में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो आप बताइएगा तख्ते बही अभिलेख से। शासनकाल पूछा जाए तो 20 ईस्वी से 40 ईस्वी तक। और महत्वपूर्ण घटना क्या है कि ईसाई धर्म का आगमन पहली बार भारत में गोंडोफर्नीज के ही शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, मौर्योत्तर काल का पहला जो पार्ट है, जो पहला इतिहास है विदेशी राजवंशों का,
उसमें हम लोग हिंदयवन, शक, कुषाण और पहलवों को पढ़ चुके हैं। अब आप सभी लोग हेडिंग लगाइए देशी राजवंश, और देशी राजवंश में हम सबसे पहले देखेंगे शुंगों को। लगाइए हेडिंग सब लोग, देशी राजवंश। और देशी राजवंश में हमने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शुंग वंश को। शुंग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। यह मौर्योत्तर काल में स्थापित राजवंशों में पहला ब्राह्मण वंश भी माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अपने स्वामी, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, विदत की हत्या की। वह विदत का स्वयं सेनापति था। हत्या करने के पश्चात 185 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की नींव डाली, पाटलिपुत्र में अपनी सत्ता स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख का निर्माणकर्ता माना जाता है पुष्यमित्र शुंग का मंत्री धनदेव। आप जब गुप्तों का इतिहास पढ़ेंगे वहां भी समुद्रगुप्त के शासनकाल में समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देने वाला एक अभिलेख मिलेगा। इसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। उस प्रयाग प्रशस्ति का जो उत्कीर्ण करता है वो उसका मंत्री हरिसेन था। उसी तरीके से अयोध्या अभिलेख से जानकारी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के विषय में मिलती है, लेकिन इसका निर्माणकर्ता उसका मंत्री धनदेव था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मंत्री धनदेव ने अयोध्या अभिलेख उत्कीर्ण करवाया तो इसमें जानकारी क्या क्या मिलती है। शुंग वंश की सत्ता जब पुष्यमित्र शुंग शासन कर रहा था तो शकों का आक्रमण हुआ और कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में शक अयोध्या तक आ गए थे। पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। वह पुष्यमित्र शुंग का सेनापति भी था। उसने 2 बार शकों को पराजित किया। 2 बार शकों को पराजित किया। जब पुष्यमित्र शुंग का पुत्र एवं सेनापति अग्निमित्र 2 बार शकों को पराजित करता है तो इसी खुशी में या इसी के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ करवाता है। अश्वमेध यज्ञ के विषय में हमने वैदिक काल के वीडियो में डिटेल में बताया है। वहां पे हमने राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, कई यज्ञों की हमने चर्चा किया है। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य होता था साम्राज्य विस्तार। तो अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया तो इस अश्वमेध यज्ञ को करवाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि को जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और पतंजलि के विषय में आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी और जिस नाम से टीका लिखी थी उसका नाम था महाभाष्य। इसीलिए कहा जाता है
महाभाष्य नामक पुस्तक के लेखक पतंजलि हैं। इसके अलावा कई दर्शन है भारत में, जैसे हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं, न्याय दर्शन की बात करते हैं, उसी में एक दर्शन होता है योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रणेता भी माने जाते हैं पतंजलि। आपसे एग्जामों में सवाल पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है, तो आप बताइएगा पतंजलि हैं। तो अब आगे बढ़िएगा, देखिए कुछ ऐसी बौद्ध साहित्य हैं जिनमें पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक बताया गया है। आप लोगों के एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने साम्राज्य में या अपने दरबार में यह घोषणा करवाई थी कि जो भी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लिया लाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो ऐसा पुष्यमित्र शुंग के ही विषय में कहा जाता है। तो मैंने कहा कि बौद्ध साहित्यों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विनाशक बताया गया है। मैंने अभी आपसे कहा कि इसने बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने वालों को पुरस्कृत करने की बात कही थी। बौद्ध भिक्षुओं के सिर काट कर लाने वाले को पुरस्कृत करने की बात कही थी। इसके अलावा बौद्ध साहित्यों में ही उल्लेख मिलता है कि कौशाम्बी में एक बौद्ध विहार था जिसको कहा जाता था घोषिताराम विहार। तो इस घोषिताराम नामक बौद्ध विहार को जलाकर नष्ट करने वाला शासक पुष्यमित्र शुंग को ही माना जाता है। इसके अलावा यह भी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र में स्थित कई बौद्ध विहारों को नष्ट करने गया था। लेकिन अब ये बात काल्पनिक है या सच्चाई, लेकिन जो चीजें मिलती हैं हम अब उसको आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा लिखा मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जब उन बौद्ध विहारों को नष्ट करने गया तो उन बौद्ध विहारों से सिंह की गर्जना यानी शेर की आवाज, शेर की दहाड़ आई, जिससे पुष्यमित्र शुंग भयभीत हुआ और वहां से भाग निकला। ऐसी चीजें बौद्ध साहित्यों में मिलती हैं। लेकिन देखिए हर एक बात के दो पक्ष होते हैं। अब ये पक्ष बौद्ध साहित्यों का पक्ष तो हमने आपके सामने रख दिया। अब दूसरा पक्ष पुष्यमित्र शुंग का ये भी है कि पुष्यमित्र शुंग ने जहां बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया, जहां बौद्ध भिक्षुओं का सिर काट कर लाने वाले को पुरस्कृत करने की बात कही, वहीं मध्य प्रदेश के सांची में उसने 2 छोटे स्तूपों का निर्माण भी करवाया। और आपको पता है कि स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म से ही है, ब्राह्मण धर्म से नहीं है। इसके अलावा आपको पता है कि अशोक ने सांची में एक महास्तूप का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म हमने पढ़ाते समय बताया था, ये एग्जाम में कई एग्जामों में सवाल पूछा, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया कि अशोक के द्वारा बनाए गए सांची के स्तूप में के नीचे गौतम बुद्ध के किन शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं। तो हमने बताया था सारिपुत्र और मोदगलायन। ये सारी चीजें हमने बौद्ध धर्म वाले वीडियो में डिटेल में बताई है। तो इसका मतलब यह है कि जिस महास्तूप, वो भी महास्तूप कहाँ पे है, सांची में है, तो जिस महास्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था उसके परितः का मतलब चारों, उसके चारों ओर काष्ठ वेदिका बनी हुई थी। काष्ठ का मतलब लकड़ी है और वेदिका का मतलब चारों तरफ से उसे घेरा गया था। लेकिन समय के साथ लकड़ी एक नश्वर वस्तु है, जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु है, तो वो सड़ और गल गई थी। तो ऐसे में पुष्यमित्र शुंग ने सांची के महास्तूप में काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप का पुनरुद्धार भी किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। इसके अलावा भरहुत के स्तूप का निर्माण करता
बहरहुत के स्तूप का निर्माणकर्ता भी पुष्यमित्र शुंग को ही माना जाता है। अब इन कुछ उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जहां पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विनाशक था, वहीं बौद्ध धर्म के लिए उसने कुछ स्तूपों का भी निर्माण करवाया है। अब हम इन दोनों बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं, रख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। देखिए, इस बात से तो कहीं भी नहीं नकारा जा सकता, एक भी % इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ। ये बात 100% सही है। और वहीं पर ब्राह्मण धर्म का विकास होना फिर से प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में आई बुराइयों, आई छुआछूत, आई सामाजिक जटिलताओं के कारण जहां लोगों का मोह ब्राह्मण धर्म से भंग हुआ, उसी समय धार्मिक आंदोलन हुआ और इन धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। तो बड़ी मात्रा में क्षत्रियों ने, वैश्यों ने और शूद्रों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ग्रहण किया। अब तो मौर्यों की सत्ता के समय या हर्यक शिशुनाग या नंद की सत्ताओं के समय जैन और बौद्ध धर्मों का ही बोलबाला था। लेकिन जब मौर्य वंश का पतन होता है, एक ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है, शुंग वंश की, तो ऐसे में इस समय ब्राह्मण धर्म अपने विकास की ओर उन्मुख हुआ। आप एक नाम सुने होंगे मनु का। मनु ने मनु स्मृति की रचना की थी, जिसे हिंदू धर्म का कानून ग्रंथ माना जाता है। तो इस मनु स्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हुई थी, या यूं कह सकते हैं कि मनु स्मृति के रचनाकार, बोर्ड पर भी हम लिख लेते हैं, मनु स्मृति के रचनाकार मनु पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। तो कहने का आशय ये हुआ कि मनु स्मृति में को हिंदू धर्म का हमने बताया कानून ग्रंथ भी माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बौद्ध धर्म का जहां पतन हो रहा था, वहीं ब्राह्मण धर्म बड़ी तेजी से अपने विकास की ओर उन्मुख हो रहा था। तो इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सारी चीजें मिली जुली हुई, न कि बहुत बड़ा इतना बौद्ध विनाशक था जितना कि बौद्ध साहित्यों में दिखाया गया, क्योंकि उसने कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। और दूसरी बात यह है, इसका निष्कर्ष यह है कि हाँ, यह बात बिल्कुल 100% सही है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में जहां बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर उन्मुख हुआ, वहीं ब्राह्मण धर्म एक बार फिर से अपने विकास की ओर उन्मुख होता है। तो ये रहा पूरा पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल। देखिए, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के अलावा और शासक हुए हैं, लेकिन उन शासकों के विषय में अधिक जानकारी का अभाव है। आपके एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि शुंग वंश से सवाल आता है तो वो पुष्यमित्र शुंग से ही आता है। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति से सवाल आता है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई घोषणाओं से आता है, पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ से आता है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, अब कुछ के नाम तो आप अवश्य जान लीजिए। जैसे पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र तथा देवभूति जैसे शासक गद्दी पर बैठे थे। अग्निमित्र आपको पता ही था कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में उसका सेनापति था, वो पुत्र ही था। उसके बाद वसुमित्र के बाद भागभद्र के बाद देवभूत। आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि उस वंश का नाम पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताइएगा देवभूत। अंतिम शासक देवभूत था। एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि उस वंश का नाम बताइए जिसने जिस तरह से सत्ता पाई उसी तरह से अपनी सत्ता गंवाई, तो वह कौन सा वंश है? वह शुंग वंश है। क्योंकि आपको पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी
बृहद्रथ की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, उसी तरीके से देवभूत जो शुंग वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या उसी के सेनापति वसुदेव ने कर सत्ता हथिया ली और मगध पर एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे हम कर्ण वंश के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी आपके सामने हमने रखा शुंग वंश से। अब आप लोग अगली हेडिंग लगा लीजिएगा कर्ण वंश। जिन मित्रों या दोस्तों के कोई सवाल हों वो कमेंट बॉक्स में पूछा करें, हम लोग अगली वीडियो में उनके सवालों को शामिल करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। और बाकी आप लोग बेहतर एक नोट्स ज़रूर बनाएं, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे चीज़ें उतना सही नहीं होंगी। हम लेक्चर दे सकते हैं, मैटर प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक खुद का नोट्स नहीं होता तब तक पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, या यूँ कहें उतना आनंद नहीं आता। इसलिए आप लोग नोट्स अवश्य बनाइए। चलिए हेडिंग लगा लीजिए सब लोग। अब कर्णवंश देखिए, कर्णवंश से कोई सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम 2-3 लाइन में अवश्य बताएंगे। पहला तो ये जान लीजिए कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर जो लिखा है उसको भी देखिएगा। मैं यहाँ वसुदेव लिखा हूँ, वासुदेव नहीं लिखा हूँ। वासुदेव चौहान वंश का मध्यकालीन भारत में राजपूत काल में वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, जबकि वसुदेव कर्ण वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने शुंग वंशी शासक देवभूत की हत्या कर गद्दी हथियाई थी। इसके अलावा वसुदेव के पश्चात इस वंश के में कई अन्य शासक भी हुए। इन शासकों के नाम थे जैसे भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन आदि। आप कर्ण वंश से बस इतनी जानकारी रखिएगा कि इस वंश का संस्थापक कौन था और इस वंश का अंतिम शासक कौन था। तो संस्थापक वसुदेव था और कर्ण वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम सुशर्मन था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं, और एक पार्ट हम मौर्योत्तर काल का और बनाएंगे जिसमें हम सातवाहन वंश को लेंगे, वाकाटक को लेंगे और चेदी को लेंगे। वीडियो छोटी रहती है तो बेहतर है आप छोटे छोटे या कई पार्ट में करके पढ़ते रहिए, और बाकी हम यहीं से अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।